टाउन का तेजा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रूम नंबर 206। गरीब प्रसूता बहुरानी अनामिका वहां सो रही थी और बगल में ही कुर्सी पर बैठकर सासू माँ शारदा रो रही होती है। बहू ने आंखें खोलकर अगर मुझसे पूछा कि सासू माँ मेरा बच्चा कहाँ है तो मैं क्या कहूंगी? अगर कहूँ कि बच्चा का दिल कमजोर था, उन्होंने आईसीयू में डाल दिया, तो क्या माँ का मन शांत होगा? पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। इस तरह सोच ही रही थी कि अनामिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, चारों तरफ नजर घुमाती है। उसे अपना बच्चा कहीं नहीं दिखता है। फिर वो शारदा से पूछती है, माँ जी, मेरा बच्चा कहाँ है? क्या हुआ उसे? वो पूछती है, यहीं पे था बहू, बच्चे को कुछ टेस्ट की जरूरत थी, इसीलिए वो आकर बच्चे को अपने साथ ले गए। थोड़ी देर में ही ले आएंगे, तुम परेशान मत हो। इस तरह कहती है। अनामिका भी सासू माँ की बात पर भरोसा कर लेती है। ठीक उसी वक्त रमेश आईसीयू के सामने खड़े होकर कमरे के अंदर देख रहा होता है। 2 घंटा निकल गया, अभी भी उसकी बेटी हिलडुल नहीं रही थी। वहाँ खड़ी होकर डॉक्टर कौशल्या बच्ची की जांच कर रही थी। मैं डॉक्टर हूँ, बच्ची की ये हालत मुझसे अब देखा नहीं जा रहा है। माँ को अगर इस बात का पता चले तो उसे कितनी तकलीफ होगी पता नहीं। इस तरह कहकर वो रोने लगती है। तभी बेटे रमेश के पास दुखी होकर प्रसाद आते हैं। बेटा रमेश, पिछले 2 घंटे से तुम इस तरह यहाँ खड़े होकर रो रहे हो, ये ठीक नहीं है, जाके बैठो। ये सुनकर रमेश अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। पिताजी, अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मैं आंसू रोक नहीं पा रहा हूँ। इस तरह कहकर रमेश रोने लगता है। रमेश को देखकर प्रसाद और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो हिम्मत रखने को कहते हैं। बेटा, उन्होंने कहा बच्ची को कुछ भी नहीं होगा, बस इतना कहा कि हार्ट का फंक्शन पूरी तरह होने के लिए 2-3 महीने लगेंगे। तुम परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हारे लिए चावल दाल लेकर आया हूँ, चलो खा लो। इतना कहकर वो रमेश को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। 2-3 घंटे निकल जाने के बाद रमेश और शारदा जाके अनामिका को सारा सच बता देते हैं। अनामिका का माँ का दिल ये सह नहीं पाता, वो रोने लगती है। माँ जी, मैं अपनी बच्ची को देखना चाहती हूँ, मेरी बच्ची के पास मुझे ले चलिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अनामिका, हमारी बेटी आईसीयू में है, अभी हम नहीं मिल सकते। उसके कहने के बावजूद अनामिका कुछ नहीं सुनती। हाथ छुड़ा के वो बाहर आ जाती है और रोने लगती है। मेरा बच्चा, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? जब वो रो रही थी तभी वहाँ पे डॉक्टर कौशल्या आती है। परेशान मत हो अनामिका, तुम्हारी बच्ची अभी ठीक है, मैं मिलवाती हूँ। इतना कहकर वो अनामिका को लेकर आईसीयू में जाती है। क्योंकि वो माँ का दिल को समझ रही थी, इसीलिए वो अनामिका को आईसीयू में ले गई। अपनी बच्ची को बिना हिलते डुलते देखे अनामिका का दिल दहल गया। वो परेशान हो गई, रोने लगी। बच्ची, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। मैं तुम्हारी माँ। अनामिका, अपने आप को कंट्रोल करो, अगर तुम इस तरह से रोगी तो तुम्हारी बच्ची सुनेगी। चलो। फिर वो उसे आईसीयू से बाहर लेकर आती है। प्रसाद अपने घर के कागजात लेकर ग्राम प्रधान पुनीत जी के पास जाते हैं। वो कागजात देते हैं। पुनीत बाबू कागजात को देखकर, देखिए गलत मत लीजिएगा, आपको जानने के बाद भी बिना कुछ गिरवी रखे हुए मैं किसी को जमीन नहीं देता, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, घर के कागजात रख के मुझे पैसे दे दीजिए, अभी मेरी पोती ज्यादा जरूरी है, उसे जिंदा रखना है। अपनी पोती के लिए जमीन बेच दिया, अब तुम घर को गिरवी रख रहे हो, एक बार सोच के देख लो। इसमें सोचने का क्या है मालिक, घर जमीन किसी की परवाह नहीं है, बस पोती की हंसी की गूंज घर पे गूंजना चाहिए, माँ लक्ष्मी आ जाएगी, मेरी सारी समस्या दूर होगी, आंसू खत्म हो जाएंगे। ठीक है प्रसाद, अब तुम्हारी मर्जी। फिर पुनीत जी प्रसाद को पैसे दे देते हैं। प्रसाद हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं और फिर पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन महीने निकल रहे थे। उस दिन बच्ची का आखिरी दिन था अस्पताल में। डॉक्टर कौशल्या अपना दुखी चेहरा बनाकर, देखिए थोड़ा धैर्य रखकर मैं जो कह रही हूँ सुनिएगा। हमने बहुत कोशिश की, बच्चे का हार्ट ठीक से विकसित नहीं हो पाया, मुझे नहीं लगता कि अब ठीक हो पाएगा, उसके लिए जीवित रहना मुश्किल है, उसे घर ले जाइए। इस तरह कहकर डॉक्टर कौशल्या दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अनामिका रोने लगती है। शारदा, प्रसाद, रमेश अनामिका को संभालते हैं। बच्ची जो बहुत ही कष्ट से आंखें खोल पा रही थी, उसे लेकर वो घर पहुँचते हैं। फिर वो उसे सुला देते हैं।
अनामिका बिस्तर पे लेटी होती है और रोते रहती है। दिल में तकलीफ लेके शारदा खाना बनाने लगती है। प्रसाद थैला लेकर राशन का सामान लाने जाते हैं और रमेश जलाव की लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। ठीक उसी वक्त एक स्वामी जी वहाँ चलते हुए आते हैं। ओह, मैं बहुत थका हुआ हूँ। थोड़ी देर के लिए इस कुर्सी पे बैठकर मैं आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो शारदा के आंगन में आके बैठते हैं। तभी वो अनामिका को रोते हुए सुनते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, बच्ची के लिए माँ इंतजार कर रही है। मन ही मन सोचते हैं, पर बाहर से, माँ मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा। इस तरह कहने पे अनामिका अपना आंसू पोंछकर पानी लाके स्वामी जी को देती है। मुझे पता है तुम्हारे माँ के मन में कितना दर्द है। सबके लिए तो वो भवानी माँ है, दुर्गा माँ। भक्ति से नवरात्रि की पूजा रखो। देवी माँ जरूर तुम पे कृपा करेंगी, तुम्हारा मातृत्व कायम रहेगा। इतना कहकर स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। गरीब बहू अनामिका दुर्गा माँ की एक मूर्ति लाती है और घर के एक कोने में रखकर हर दिन फूल फल नैवेद्य चढ़ाकर 8 दिनों तक उनकी पूजा करती है। शारदा, प्रसाद, रमेश सभी लोग बड़े मन से पूजा अर्चना करते हैं। उस दिन 9वां दिन था। अनामिका माँ दुर्गा के सामने बच्ची को ले जाकर रख देती है, पूजा करती है। शारदा, प्रसाद, रमेश सभी प्रार्थना करते हैं। अचानक से माँ देवी दुर्गा से प्रकाश आने लगता है। फिर दुर्गा माँ से निकलते हुए वो प्रकाश सीधा आके नीचे में लेटी हुई उस बच्ची पे पड़ती है। इसी के साथ बच्ची अपना हाथ पैर हिलाना शुरू कर देती है और सब कुछ देखते हुए बच्ची मुस्कुराती है। सबकी मानो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अनामिका, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने उसे जीवन दान दिया। अब से उसकी सेहत अच्छी होगी, वो सुरक्षित रहेगी। मैंने तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद दिया। फिर वो रोशनी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। तब से सभी लोग मजदूरी का काम करके बच्ची का अच्छे से देखभाल करते हैं, देवी दुर्गा का पूजा पाठ करते हैं और उनके आशीर्वाद से खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। शीशे के बिल्डिंग में रूम नंबर 106 में प्रसाद सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का ऑफिस था। अगल बगल 2 टेबल थे। उसके सामने कुर्सी पर रमेश और विनोद बैठे थे, ऑफिस की फाइल्स चेक कर रहे थे। ठीक उसी समय एक अमीर घर में शारदा और प्रसाद पूजा कक्षा में बैठे हुए थे। देवी के पास दीपक जला रहे थे। ये क्या शारदा, ऑफिस जाने के समय में तुम मुझे पूजा कक्षा में लाकर यहाँ बैठा दियो। आज तक मैं अपने लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा बच्चों के लिए ही मांगा है, पर आज मैं अपने लिए मांग रही हूँ। शारदा, जो भी तुम कुछ मांगती हो वो हमारे परिवार के लिए अच्छा ही होता है। मांगो। बेटा विनोद को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दीजिए। ये सुनकर प्रसाद आश्चर्य हो जाते हैं। फिर खुद को संभालते हुए, शारदा, इतने सालों बाद भी तुम्हें रमेश अपना सौतेला बेटा लगता है। मुझे तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। अब समझ में आया, तुम विनोद से ही प्यार करती हो। रमेश को तुम सौतेली माँ के नजर से ही देखती हो। सारे ऑफिस में विनोद को एमडी बना दीजिए। सारे जायदाद भी विनोद के नाम ही आप लिख दीजिए। भगवान के सामने आपने कहा है कि आप मेरी बात मानेंगे, बस। इस तरह कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। प्रसाद आंखों में आंसू लेकर ईश्वर के तरफ देखने लगते हैं। ये क्या देवी माँ, आप इस तरह से क्यों खेल रही है? चुपचाप वो आंसू बहाने लगते हैं। लंच टाइम में रमेश और विनोद एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। विनोद, तुम्हें मिर्ची डाला हुआ कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है ना? ये लो, तुम्हारी भाभी अनामिका ने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। इस तरह वो विनोद को देता है। विनोद भी खुशी खुशी रमेश का दिया हुआ खाना खाने लगता है। फिर दोनों भाई रमेश और विनोद मजे से काम करने लगते हैं और उधर दोनों बहुएं, गरीब बहू अनामिका और अमीर बहू स्वप्ना, किचन में बात करते हुए काम कर रही होती है। तब तक अनामिका के बच्चे हरीश, भव्य स्कूल से लौट आते हैं। मम्मी, मुझे मैगी चाहिए। माँ, मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट चाहिए। ठीक है, तुम होमवर्क कर लो, मैं ले आती हूँ। मौसी, आप मुझे होमवर्क में मदद करेंगी? जरूर भाव्या। इस तरह कह के वो भाव्या को अपने साथ लेकर चली जाती है। अनामिका बच्चों को जो चाहिए था वो बनाने में लग जाती है। अगले दिन हॉल में रमेश, अनामिका और बच्चे एक तरफ हो जाते हैं और दूसरी तरफ विनोद और अमीर स्वप्ना खड़ी होती है। प्रसाद के हाथ में जायदाद के कागजात थे।
वो बहुत दुखी थे, पर शारदा ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। रमेश, विनोद, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये पूरी जायदाद आज से विनोद के नाम पे, और ऑफिस में भी विनोद ही बॉस होगा। उनकी बातें सुन के विनोद, रमेश, अनामिका तीनों दुखी हो जाते हैं। उनके आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन शारदा और स्वप्ना मनी मन बहुत खुश थी। रमेश, अगर तुम ऑफिस में काम करना चाहते हो तो तुम्हें विनोद का पीए बनकर काम करना होगा। रमेश बिना कुछ कहे बस अपना सर झुका के खड़ा रहता है। और बहू अनामिका, आज से वो नौकरानी है। शारदा सपना जो कहेगी वही करना है, नहीं तो तुम लोग घर से बाहर जाके किसी मिट्टी के घर में रह सकते हो। अगर वहाँ कोई काम मिल गया तो कर सकते हो। क्या इरादा है जरा बताओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। विनोद कुछ कहता नहीं, वो भी वहाँ से ऑफिस चला जाता है। पीछे पीछे रमेश भी निकल जाता है। अरे अनामिका, जाके मेरे और सासू माँ के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। गर्म होनी चाहिए, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। उसके इस तरह से कहने पे अनामिका समझ जाती है कि जायदाद मिल जाने पे स्वप्ना में बदलाव आ गया है। वो जो कहती थी अनामिका करने लगी, पर उस शाम अनामिका को बड़ा गुस्सा आया। स्वप्ना, ठीक है, अगर तुम मुझे दीदी ना कहो तो मुझे अनामिका ही बुलाओ। पूरा जायदाद तुम्हारे पति के नाम पे है, पर तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो मानो कि तुम ही इस घर की मालकिन हो और मैं नौकरानी हूँ। ये लेकिन ठीक नहीं है। मैं ऐसे ही बुलाऊंगी, अगर बुरा लगता है तो तुम इस घर से जा सकती हो। इस तरह कहने पे अनामिका रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। उस रात हरीश और भव्या को सुलाने के बाद अनामिका और रमेश बिना सोए हुए बिस्तर पर दुखी होकर बैठे हुए थे। जैसे ही पिताजी ने पूरी जायदाद विनोद के नाम पे लिख दी, सासू माँ और सपना में बहुत बदलाव आ गया। वो मुझे बड़ी बहू नहीं मान रहे हैं जी, वो मुझे नौकरानी समझ रहे हैं, इसी तरह व्यवहार कर रहे हैं। कह रहे हैं काम के लिए वो पैसे देंगे, इस काम के लिए इतने, उस काम के लिए उतने। चलो अनामिका, हम यहाँ से चलते हैं। पिताजी के दिए हम पुराने मिट्टी के घर में रह लेंगे। इस तरह वो अनामिका को समझाता है। अगले दिन जब कपड़े बैग में भर के अनामिका, रमेश और बच्चे घर से बाहर निकल जा रहे थे। रुको अनामिका, अपने कपड़ों का बैग दिखाओ। मैं चोर नहीं हूँ सपना, अभी तक मैं उतना नहीं गिरी हूँ। इस तरह कहते हुए वो अपने कपड़ों का बैग दिखाती है। उसमें कुछ भी नहीं था। फिर रमेश, अनामिका अपने बच्चों को साथ लेकर उस मिट्टी के घर में रहने के लिए चले जाते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक भारी बरसात के कारण उनका मिट्टी का घर टूट के गिर जाता है, लेकिन अचानक दीवार से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। जरूर तुम्हारे दादाजी की चालाकी है ये। उस वक्त बहुत डकैती हुआ करती थी, इसीलिए उन्होंने शायद दीवारों में छुपा रखा होगा। अब तुम्हें मिली है ये, तुम एक नया व्यापार शुरू करो। ठीक है पिताजी। रमेश उन सोने के सिक्कों को सोनार के पास ले जाकर बेच देता है और उन पैसों से वो एक नया व्यापार शुरू करता है। उसे अच्छा मुनाफा होता है। मिट्टी का घर अब अमीरों के घर में बदल जाता है। बाइक के बदले अब कार आती है। बच्चे अमीरों के स्कूल में जाने लगते हैं। तभी एक दिन शारदा, अमीर बहुरानी, सपना और विनोद तीनों रास्ते पे आ गए। आपकी बातें सुन के मैं पूरी जायदाद को स्टॉक मार्केट में लगा दिया। अब सब कुछ खो के हम रास्ते पे आ गए हैं। अब कुछ करूँगा तो बहुत बड़ा पाप होगा। उस वक्त तुम्हारे पिताजी ने कहा था, पर मैंने नहीं सुना। अब मुझे ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। इस तरह रोने लगते हैं। तभी हरीश और भव्या गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। दादी, चाचा, जैसी आवाज लगाते हैं अनामिका गाड़ी को वहीं पे रोकती है। फिर गाड़ी से उतर के वो शारदा के पास जाती है। शारदा, सपना आके उससे माफी मांगती है। फिर से वो सभी लोग एक साथ हो जाते हैं, अच्छे से खाते हैं और सब मिलजुल के रहने लगते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।